गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हमारे पास हम पढ़ रहे थे जो टॉपिक वो था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो प्रकार से मैंने आपको समझाया था। और जो तीसरा पार्ट है इसका तीसरा पॉइंट ये मैं आपको समझा रही हूँ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, यानी कि जब वस्तु सी पे होती है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है ये हम देखेंगे। तो देखिए ये वस्तु है सी पे, ये मुख्य अक्ष है, ये वस्तु सी पे है। तो जब वस्तु सी पे है ए बी, तो एक रेंज ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होके जाती है, मुख्य फोकस से होके गुजर। और दूसरी जो मुख्य फोकस से होके जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ पे ये रेंज मिल जाएंगे वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये रेंज देखिए दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। फिर से तो हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो ये हमने किरण आरेख इसका बनाया है और इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब मिला है इसका। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए वस्तु भी वक्रता केंद्र पे है और इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि ये रेज ए से निकली हैं और ए की रेज नीचे आई हैं। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वक्रता केंद्र पे ही बना है। और दोनों का साइज, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम इसके किरण आरेख को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब देखिए ये जो रेज निकलती है वस्तु ए बी की, ये रेज अगर मुख्य फोकस से होकर निकल रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है, तो ये क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और अगर हम रेज को इस प्रकार से देखें कि अगर रेज जो हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर निकलने वाली रेज होगी तो वो वक्रता केंद्र पे ही जाती है। तो इन रेज को अगर हम देखें तो रेज हमें इस प्रकार से मिल रही हैं। और ये जो रेज मिल रही हैं इनसे जो प्रतिबिंब बन रहा है, एक तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत में बन रहा है, पर प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। दूसरी कंडीशन है प्रतिबिंब की, ये वस्तु है ए बी छोटी और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तीसरी कंडीशन है कि ये वास्तविक है और चौथा है कि ये उल्टा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु के साइज से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। हमें ठीक ढंग से चित्र बनाना आना चाहिए। और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो 4 रूल पढ़े थे कि रेज अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और वक्रता केंद्र से होकर रेज गुजरती है तो उसी मार्ग पर वापस आती है, और मुख्य फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अगर वो ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी कोण पे परावर्तित होती है ध्रुव पे। तो ये जो 4 हमारे पास नियम थे ये हमें याद होने चाहिए। तो हमारा जो चित्र है वो आसानी से हम इस किरण आरेख को बना सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर होती है, अगर वस्तु अब एफ पे आ गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु एफ पे आ रही है तो इस प्रकार से अगर एक रेज मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो मुख्य फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रेज
अगर इसको अगर हम ए भी मान लें, अगर एक रेज मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो मुख्य फोकस से होके जाती है, और वक्रता केंद्र से होके अगर रेज जा रही है तो उसी प्रकार उसी मार्ग में वापस भी आ जाती है। तो जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो उसका साइज जो होगा वो वस्तु के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच होती है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए, इसमें अगर वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में है, ये P और F के बीच में वस्तु है AB, तो जब हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक रेज अगर यहाँ से निकली तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से निकल जाएगी, और अगर रेज को हम ये माने कि ये वक्रता केंद्र C वाले कोण पे निकल रही है तो ये उसी मार्ग पे परावर्तित होकर वापस आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कल्पना करते हैं, कल्पना इस पर, क्योंकि रेज तो यहाँ वापस आ रही है परावर्तन के पश्चात, तो हम कल्पना कर लेते हैं, इस रेज को भी पीछे बढ़ाते हैं और इस वाली रेज जो ध्रुव पे परावर्तित हो रही है इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जब इन रेज को पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पे मिल जाएंगी पीछे, दर्पण के पीछे, और ये जो दर्पण के पीछे मिलेंगी तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक प्रतिबिंब इसका मान सकते हैं A' B'। अब अगर हम ध्यान दें तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, और इसका साइज जो है वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा है, सीधा है और आभासी है। आभासी का मतलब हम सिर्फ कल्पना ही तो कर रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो हम इसको लिख लेंगे कि जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होता है और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो इस प्रकार से ये 6 कंडीशंस हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें, जो सेविंग वाले जो मिरर होते हैं उनमें, और जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत विशेषज्ञ, वो अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो ये आपको कुछ अवतल दर्पणों के उपयोग याद रखने हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।